अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाफिल। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि वीकेंड की जो फील है वो आना शुरू हो गई है। कोविड-19 के बाद बहुत मुश्किल से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं, अपनी रूटीन की जानिब बढ़े हैं। लेकिन रूटीन के साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि दोबारा से वो स्पेल, वो दोबारा से चीज़ जो हमने फेस की है उसको फेस ना करना पड़े, तो हमने एहतियात कैसे करनी है। लेकिन मंडे का दिन हमेशा से कुछ लोगों को बहुत डराता भी है, कुछ लोगों को बड़े काम रखता है और कुछ लोगों को एक्साइटेड भी करता है। मुझे पर्सनली मंडे बहुत एक्साइटेड करता है। क्यों? क्योंकि एक नया आगाज़ होता है, एक नया हफ्ता होता है। और इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक नीयत कर लें। नमाज़ पढ़ने से पहले आप नीयत करते हैं और नमाज आपकी कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात जो है उसको आसान करेगा। एट द सेम प्लेस अगर दिन के आगाज़ में आप ये नीयत कर लें कि आज मैंने जो भी काम करना है अल्लाह ताला ने उसको पूरा करना है, उसमें बरकत डालनी है, और आप उस काम को आगे इस तरह से लेकर चलेंगे कि अगर उसकी नीयत अच्छी होगी तो वो काम ज़रूर मुकम्मल होगा। हम सुबह उठते साथ पहली सोच क्या सोचते हैं कि ज़िंदगी एक लड़ाई है, एक जंग है और हमने इसको लड़ना है। जब आप नियत ही ये करेंगे तो मुश्किलात तो आएंगी ना, अंडरस्टूड सी बात है। मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि आपने नियत ही इस तरह से की है कि ज़िंदगी एक जंग है और इस जंग के लिए आपने सुबह सुबह मंडे को अपने आप को तैयार कर लिया इस चीज़ के लिए, और फिर वो मुश्किलात इस तरह से मुसल्लत होती हैं आपके ऊपर, क्योंकि नीयत आपकी इस तरह से होती है कि आपने जंग लड़नी होती है। तो ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत सी चीज़ है, इसकी नीयत अच्छी करें। आज मंडे का दिन है, उठें खुशी से, एक्साइटमेंट के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, बूस्ट अप तरीके से अपने दिन का आगाज़ करें, तो इंशाल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और सारे काम मुकम्मल भी हो जाएंगे। हम बात करेंगे आज इक्वल सिस्टम की। अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो प्रोग्राम में आजकल हम ये चीज़ को डिस्कस करें ग्रेजुअली हर एक टॉपिक को, सब्जेक्ट को, जो कि आपके भी ऑन डिमांड होता है, हमारे भी वक्त की ज़रूरत है, उसको शामिल करने की ज़रूरत है आज के प्रोग्राम में, कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल सिस्टम जो है, इक्वल करिकुलर सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनकी लड़ाई हमारे वालिदैन में, हमारे ख़ानदान में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हर जगह हम इक्वली नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इदारों पे इतना रिलाई नहीं किया जाता। एट द सेम प्लेस पेरेंट्स ज़्यादातर ये कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और स्पेसिफिकली आज के प्रोग्राम में अगर एक मेन सब्जेक्ट की बात की जाए, ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, तो गवर्नमेंट सिस्टम में जो खेलों का कोटा होता है उस पर बात करेंगे, और इसके अलावा इस चीज़ पर बात करेंगे कि प्राइवेट इदारों पर इतना रिलाई क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंपैरेटिवली गवर्नमेंट इदारों से ज्यादा सिखाई जाती हैं। तो हम कहां पर लैक कर रहे हैं स्पोर्ट्स सिस्टम में, इस पर बात करेंगे डिटेल में आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शफीक चिश्ती साहब, इन्हें कहते हैं कैप्टन है कबड्डी टीम के, पहले भी आ चुके हैं, पहले हमने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया इनके साथ, आज फिर इनको इन्वाइट किया आज के प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। को साथ तशरीफ रखते हैं अवान, इनका नाम है, पहलवान है इंटरनेशनल। इनसे आज के प्रोग्राम में इन्होंने किस तरह से सफर, आगे इनको क्या लगता है कि आने वाले लोग हैं किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। बीइंग हियर, खूबसूरत स्टार हमारे साथ ज़मान, इनका नाम है, खान इन्हें कहते हैं, स्टार हैं और हैं कहाँ की। एक ना मेरा एक इम्पोर्ट ख़वातीन को देखते हैं, प्यारी सी मासूम सी नहीं होती, बहुत माशाल्लाह प्यारी भी लगे। जानेंगे कि कब से टेबल थैंक यू सो मच। आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैंने इंटरव्यू ज़ूम करते हैं कि बहुत ही बड़ी हार्ट सी होती है, नेस होती है, आप तो बहुत क्यूट सी प्यारी सी, आप लोग देख के ज़ूम करते हैं कि आप उतनी हार्ड वर्क भी करती हैं, उतना रियाज भी करती हैं। इस हवाले से नहीं, एट फर्स्ट तो नहीं, किसी को भी नहीं पता चलता कि आप कुछ जज नहीं करता आपके फेस से? नहीं। अच्छा, कब से टेबल टेनिस खेली हैं? मैं 9 इयर्स की थी जब। अच्छा, तो ये फैमिली फोर्स्ड यू और फैमिली वांट्स यू टू डू दिस, और आप खुद कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर स्कॉश के प्लेयर हैं। Okay. और मेरा भाई भी टेबल टेनिस खेलता है, और मेरी अम्मी भी खेलती थी अपने कॉलेज के ज़माने में, तो बेसिकली मेरी जीन्स में आ गया स्पोर्टी। अच्छा, तो जीन्स में है, दैट्स गुड। लेकिन हर बंदे को ये चीज़ जीन्स में नहीं मिलती। कुछ लोग अपने आप को खुद बनाते हैं, अपने आप को खुद तराशते हैं, लोगों को बताते हैं कि यस, पहली बात तो ये कि हम पाकिस्तानी हैं, दूसरा जो हम करना चाहते हैं हमें कोई मीट नहीं कर सकता इस पॉइंट पे। सब आपकी बात हो रही है। हमने प्रॉपर एक सेलिब्रेशन की थी, कबड्डी टीम जब जीती थी तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ थी, बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम था, मैं बहुत मिस करती हूँ उस प्रोग्राम को। आपने दोबारा से वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।
कैसे हैं आप, कैसे मिजाज है, काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। ये आपको पता है कि कोविड-19 के बाद एक दोबारा से अल्लाह ने चाहा तो गेम स्टार्ट इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बॉडी टच गेम पे ज़रा पाबंदी है। उस लिहाज से फिर हम अपना एक जो हमारा वर्कआउट है वो हम अपना उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। इंशाल्लाह महीने में 10 दिन में 20 दिन में जब भी ये दोबारा ओपन होता है तो इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट और अच्छी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मैंने आगाज़ में अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि हम बड़ा लैक करते हैं सिस्टम में। देखिए, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ। इस तरह से वर्सटैलिटी हमारे पास है। आपको क्या लगता है कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर? देखिए मैम, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, मैं वापडा का एम्प्लॉई हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वापडा ने जितना अप्लाइज किया है कम ही किसी, अगर कोई चाहता तो डिपार्टमेंट मुझे इतना अप्लाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो उसमें मेरे महकमे का, मेरे डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है और उसमें बैठे उन अफराद का बड़ा रोल है जो इस चीज़ को लाइक करते हैं और जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ तक जाऊँ और ये करूं, और उन्होंने मुझे फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट किया और उसके अलावा उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, सारा ग्राउंड रियलिटी जो है ग्राउंड भी अवेल किया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए तो अभी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो डिपार्टमेंट ही है। मतलब गवर्नमेंट इदारे में खेल के कोटे में आपने एक्सेल किया, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बनवाई, आपको सिस्टम ने बहुत सपोर्ट किया। और ये एग्जांपल मेरे सामने भी, मेरी क्लास में भी 4 से 5 मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, हालांकि मैं एक प्राइवेट इदारे में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन वो खेल के कोटे पे थे और 4 साल बहुत एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने। बेस्ट प्लेयर हैं फुटबॉल के जो मैंने अब तक पाकिस्तान में देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे वांट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी कह सकते हैं, मसला भी कह सकते हैं, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमारे सामने है, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज वो कोटा इतना ज़्यादा नहीं होता कि हर किसी को oblige किया जाए। ऐसा आप मुझे बताएं, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात में कि गवर्नमेंट में कोटा तो मौजूद होता है, लेकिन अब हर किसी को तो हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते ना? जी बिल्कुल। जितने भी स्पोर्ट्समैन अगर आप यूनिवर्सिटी में देखें या लोकल सतह पर देखें तो जितने भी हैं वो खुद अपना उसके ख़ानदान वाले या उसके भाई बहन जो उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक बहुत अहम किरदार होता है बच्चों को ऊपर लाने के लिए। जो नर्सरी अगर वो अच्छी होगी तो कल को वो एक अच्छा एथलीट बनेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे ताकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में खेले बल्कि इंटरनेशनली सतह पर जाकर पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त बच्चों पर ज़्यादा फोकस दे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर अपना एक अच्छा नाम बना सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्कूल से आप जब उसके ब्रिंगिंग शुरू करते हैं इस लिहाज से, उसका माइंड बनाते हैं तो चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए सीट्स भी ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसे इस लिहाज से? गवर्नमेंट में पढ़ी है, प्राइवेट में पढ़ी है, या ये तो होता है ना कि अगर अब्बा इंकरेज करते हैं तो वो कहते हैं स्कॉलरशिप पे या कोटे पे आपको किसी गवर्नमेंट इदारे में होना चाहिए? नहीं, मैं प्राइवेट में पढ़ी हूँ और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट है उसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए स्पोर्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं। और मैं खुद भी एक वापडा की एम्प्लॉय हूँ और प्लेयर हूँ, वापडा की तरफ से खेलती हूँ, और वो लोग पे करते हैं और मेरे ख्याल से कि उसी वजह से हमारे पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंटल सपोर्ट रह गई है जिसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स इस तरफ आते हैं, इंकरेज होते हैं ना, इंकरेज होते हैं, और बाकी काफ़ी लोग प्रोफेशंस चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको स्पोर्ट्स से इतना नहीं मिलता। मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ में। अगर फिटनेस की बात की जाए पढ़नी है तो कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं? टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है कि उसमें आपकी फुल बॉडी एनर्जी लगती है। मैंने एक दफ़ा खेला है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, इसलिए मुझे शौक है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी है। तो ये फिटनेस का ख्याल कैसे रखती है? मैं सुबह उठ के डेली 3 किलोमीटर जॉग करती हूँ और फिर मेरी शाम की 2 आवर्स ट्रेनिंग होती है अपने कोच के साथ में, कोच आसिम कुरैशी, वो पाकिस्तान के करंट नेशनल चैम्पियन हैं। और उसके बाद मैं 3 आवर्स डेली हॉल में जाके ट्रेनिंग करती हूँ। ओके, तो डाइट में क्या क्या लेती हैं? डाइट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सोचा है कि आप बहुत भी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जब तक आप कंट्रोल नहीं करते ना अपने टेस्ट को, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करते, मसला हल नहीं होता। तो डाइट में क्या क्या लेती हैं? एज सच मैं डाइट अगर अपनी अनहेल्दी डाइट भी लेती हूँ तो साथ मेरी जो फिज़िकल होती है वो उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि जो
जो होते हैं अननेसेसरी फैट्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में लेते हैं, तो मेरी जो जॉगिंग होती है, मेरी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो उसको ओवरकम करती है, कैलोरीज बर्न हो जाती है, Calories automatically, तो वो burn हो बैलेंस हो जाता है। लेकिन डाइट की बात हमारे साथ जो 2 गेस्ट होते हैं इनसे हम नहीं कर सकते। मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले पूछा कि नाश्ता क्या करके आए हैं, तो उन्होंने बड़े वसूख से कहा मक्खन खा के आए हैं हम। तो ये सब आपसे तो ये सवाल बनता नहीं कि डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं, मतलब मुझे ये पराठे, मक्खन, देसी घी, लस्सियाँ सब लेते हैं। देखें, इसमें भी जब बंदा प्रोफेशनल हो जाता है तो उसमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक टाइम होता है जब इंसान जो कुछ खाए उसको उसकी नीड होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमें ये चीज़ें ध्यान से यूज़ करना पड़ती हैं। वो लेवल वो होता है जो आपका इंटरनेशनल लेवल होता है। ओके। और इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखा जाता है। उसमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं। फ़िज़िकल ट्रेनर जो होता है हमारा, उसकी जो होती है गुफ्तगू, उस हिसाब से हमने सारा चलना होता है। तो इसलिए अभी मैं तो सुबह चाय और आधा पराठा साथ में दही, अच्छा। तो ये एक मतलब समझ रूटीन है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ओवरवेट जो होता है उस लिहाज से मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि आपका इतना कबड्डी खेलने के लिए आपका इतना वेट होना चाहिए, इतनी ट्रेनिंग के लिए आपको आपकी फिजिक इस तरह की होनी चाहिए, ये क्या SOPs होते हैं? देखिए मैम, जो इंटरनेशनल लेवल है ना, वहाँ पे हैवी वेट ही प्लेयर चलते हैं। ओके। और वहाँ पे मतलब कि जैसे इंडिया वाले एक कमंडल कहते हैं। कमंडल मीन होता है कि 100 से ज़्यादा, 100 से अबव, उसको जो प्लेयर 100 से अबव हो वो मेरे सोच के मुताबिक और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेलता है। अच्छा, देखिए हम खुराक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए कबड्डी के लिए आपको स्टामिना की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। वो तो सबसे एक मेन चीज़ है जिसको आपको कैटर करना होता है। हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए किस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, किस किस्म का वर्कआउट सजेस्ट किया जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा पहले हमने करना होता है अपनी बॉडी को स्ट्रेच। ओके। जब ग्राउंड में आते हैं तो स्ट्रेच करते हैं ग्राउंड, उसके बाद हमने करनी होती है स्लो मोशन में वॉक। ओके। ठीक है, वॉक करने के बाद हमने फिर अपने रनिंग को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। फिर तकरीबन कह सकते हैं आप 20 से 25 मिनट या 30 के दरमियान में इतनी हमने रनिंग करनी होती है। रनिंग करने के बाद फिर अपने बॉडी को करना है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हमने फिर स्प्रिंट लगानी होती है। वो तकरीबन कह सकते हैं 20, जब जिन दिनों में हम पीक पे होते हैं या जिन दिनों में हमने कोई इवेंट खेलना होता है तो 20 स्प्रिंट लगानी होती है। उसके बाद हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है। ये तकरीबन सारा प्रोसीजर है 1.5 से 2 घंटे का। अच्छा, सब एक ये पॉइंट भी है कि एक मसल मेमोरी होती है आपकी। आपने कहा कि पहले आप लाइट वेट करते हैं, मतलब पहले आराम आराम से वॉक होती है, फिर उसके बाद हैवी वॉक होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो ये अपने जिस्म को और अपनी मसल मेमोरी को आपने उस तरह से रिड्यूस करना होता है कि दोबारा से वो स्टैमिना उस तरह से हो सके, जब आप वो मैदान में हो, जब आप कबड्डी खेल रहे हो, तो आपकी मसल मेमोरी वो चीज़ें रिकॉल करे जो कि आप रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। अच्छा, जैसा आप बताइए, पहलवानी का शौक आपको है, घर वालों को है, ये किसका शौक था? जी, सबसे पहले जो हमारे दादाजी थे उन्होंने पहलवानी की। अच्छा। अब भी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठाकर देखा जाए तो एशियन गेम्स 1954 में पहला जो गोल्ड मेडल था पाकिस्तान के लिए उन्होंने जीता था। तो उसके बाद फिर वालिद गिरामी ने शुरू की पहलवानी। उसके बाद हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, तो पांचों ही रेसलिंग करते हैं। क्या बात है, मतलब अबाउट ज़ात से मिली हुई चीज़ है ये, फॉर फादर्स दी हुई थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद हमारी साथ स्टडी भी होती है, वो भी करनी होती है। तो मैं MSc फिज़िकल हेल्थ साइंसेस कर चुका हूँ और जो हमारी ट्रेनिंग है वो सुबह और शाम 2 टाइम होती है। सुबह की जो 3 से 4 घंटे होती है। सुबह सबसे पहले उठ के हमने मक्खन वगैरह खाना होता है। सर्दियों में दूध और देसी घी को मिक्स करके पिया जाता है। तो इस तरह करके हमारा भी बिल्कुल इसी तरह है। पहले मसल्स को स्ट्रेच करना, अगर ऑफ सीजन है तो पावर ट्रेनिंग करनी है, और अगर कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो हमने उन दिनों में 3 दिन पावर ट्रेनिंग होती है और साथ में स्पीड वर्क की, मतलब उसको डबल कर देते हैं, उसको जरा पीक पे ले जाते हैं। जी बिल्कुल, वो स्पीड वर्क भी साथ रखते हैं क्योंकि हमारी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जितने भी गेम हैं सब गेम का तकरीबन 7 से 80% इक्वल ही है। ओके। 7 से 80% आपको इक्वल मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, 5 भाइयों में सबसे अच्छी पहलवानी कौन करता है? हमारे जो भाई मसलन सबसे बड़े भाई यासर भाई, बिलाल भाई, फिर हाफिज इसरार थे।
वो नुमाया रेसलर थे, उन्होंने इंडिया में जाकर बेशुमार कुश्तियाँ जीती, इंटरनेशनली सतह पर बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ जीती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे उसके नी पर उसे चोट लग गई, उसका ACL लिगामेंट टूट गया, जिस वजह से वो बहुत डिसहार्ट हुआ। और उसके बाद मैं बच्चा था तो उन्होंने फिर अखाड़ा में तो शुरू से जाते रहे, जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमारा सबसे पहले जो नज़र होती थी कि यार अखाड़े में जाएं, ये बहुत शौक था अखाड़े में जाने का। बचपन से आप एक चीज़ घर में देख रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग जो उसी माहौल में हुई हो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन एट द सेम प्लेस कंपटीशन में बहुत टफ होती है, क्योंकि आपको बाहर से मीट करने वाले लोग नहीं, आपको तो घर में मीट करने वाले लोग होते हैं। 5 भाई अगर एक साथ कबड्डी खेल रहे हो तो उनसे सीख कर उन्हें मीट करना या उनसे आगे जाना, तो ये जो घर में कंपटीशन है इसे कैसे मैनेज किया? मैं चूँकि कुश्ती का प्लेयर हूँ, कबड्डी का नहीं हूँ, तो हम कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हम मैदान में मतलब अखाड़ा में जब हम पांचों भाई आपस में एक्सरसाइज करते हैं, तो जब रेसलिंग की बारी आती है तो हमारे उस्ताद गिरामी हाजी अफजल पहलवान साहब और हमारे वाले साहब भी यही कहते हैं, जब आप अखाड़े में आ गए ना तो कोई भाई नहीं है, फिर आपके सामने आपका मुखालिफ है। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि हम पंजाबी में उसे कसोटा कहते हैं, यहाँ पे लगाना होता है, तो वो भी बाज़ लग जाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, इतने गुस्से में चले जाते हैं कि ये समझे बस आंखें लाल हो जाती, इतने गुस्से से होते हैं। लेकिन जब हम अखाड़ा से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल एक हम्बल होते। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ये प्रैक्टिस है कि अखाड़े के अंदर मुखालिफ को मुखालिफ समझना है, तो जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो फिर वो कंपटीशन भी हमें बहुत आसानी से मतलब। अच्छा, वो जो आपका अखाड़ा होता है या आप किसी ग्राउंड में जा रहे हैं या वो मकाम जहाँ पर आप खेलते हैं, वहाँ पर कोई आपका भाई बहन या मतलब कोई इस तरह की आपकी जो रिलेशंस होते हैं वो मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आप किस जज्बे से अपने खेल को खेल रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने शौक से, जिसको आपने इतना अरसा पाला है। तो ये फील ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर आके आपको आ जाती है। लेकिन आपको मैनेज भी करना पड़ता है, साथ साथ के घर वाले भी हैं, ऊपर से घर में आपका कंपटीशन है। पर आप मुझे बताएं, अगर घर वालों की बात की जाए तो सिर्फ आप ही स्पोर्ट्स करती हैं, घर में आपके अलावा भी कोई करता है? और दूसरी बात ये कि जब आप स्पोर्ट्स करते हो ना, तो आपको मैनेज करना, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। स्टडीज़ को भी साथ लेके चलना है और आला डिग्री भी लेनी है, साथ साथ खेलना भी है, तो कैसे इसको बैलेंस करती हैं? मेरे फादर भी स्क्वॉश के प्लेयर है, मेरा भाई टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलता है। मतलब मैं अपना ज़्यादातर टाइम अपने भाई के साथ खेल रही होती हूँ। और फिर स्टडीज़ के साथ मैंने जिस तरह करती हूँ कि सुबह अगर मेरा स्कूल होता है तो फिर वापस आके खेलती हूँ। फिर मेरे कोच आते हैं, वो मुझे 2 आवर्स ट्रेनिंग देते हैं। फिर मैं हॉल जाती हूँ, वहाँ मेरे 3 आवर्स, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलती हूँ। वो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है मुझे। फिर मैं वापस आती हूँ, रात को मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है जिसमें जॉगिंग इंक्लूडेड है। फिर इसमें बाकी जो वार्म अप ड्रिल्स होती हैं जो हर एक स्पोर्ट के लिए ज़रूरी है, मैं वो करती हूँ रात को सोने से पहले। अच्छा, ये डेली रूटीन है? बाइक ग्रुप यू हैव टू डू इट? यू हैव टू। ओके। इतने अच्छे प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है कि इनसे बात करने के बाद सोच रही हूँ कि कोई उम्र नहीं होती, कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कल से स्पोर्ट्स शुरू कर दूं। लेकिन ये जज्बा जो है ना, वो एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप इस स्क्रीन पे हम सबको देख रहे हैं तो सोचें कि स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। कोई भी करे, चाहे वो साइकिलिंग है, वो कबड्डी है, वो कुश्ती है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, आपकी एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजीद में से बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो रफ़त ताहिरा ऑफिशियल का ये वार्डरोब है। जिस तरह का भी आप सूट सिलवाना चाहते हैं अच्छे स्टफ़ के साथ, अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि ब्रांड्स में नॉर्मली हम जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी का समटाइम हमें अपना ड्रेस नहीं भी मिलता, तो जिस तरह का आप स्टिच कराना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप विजिट कर सकते हैं रफ़त ताहिरा को। फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो दी मोड वाई ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। सो अब प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, लेकिन एक कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं हर गेम की। हम जिस सब आपसे ये पूछ लेते हैं कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं, नेक्स्ट प्लेयर जो आपका मुखालिफ होता है वो आपके सामने होता है, उसके मूवमेंट से, उसके आई कांटेक्ट से, उसके एक्सप्रेशन से आपको कैसे पता लगता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये आप एज्यूम करते हैं या जज करते हैं? नहीं, देखें, जब इंसान इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना, तो फिर जितने भी प्लेयर आते हैं वहाँ पे उसी लेवल के आते हैं, तो फिर उन प्लेयर्स के साथ इंसान अक्सर बवक्त खेलता रहता है।
अपने मुल्क में, बाहर वाले मुल्क में, फिर उनका पता चल जाता है कि ये बंदा क्या क्या कर सकता है बस। तो फिर उस हिसाब से उन पे अटैक किया जाता है। लेकिन देखिए कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी तो होती है ना, बाज़ वक़्त ऐसा मूव आ जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वो तो 100 में से 10 का आप कह सकते हैं कि जो मतलब कि आपकी सोच में नहीं होता वो काम हो जाता है, तो फिर उसी चीज़ को तो हम अनबिलीवेबल कहते हैं। अच्छा, मतलब ये कि कुछ लोगों का रवायती अंदाज होता है वो उससे आगे हाँ, पीछे नहीं होते। बिल्कुल जैसे ऐसे। आप बताएं, आप कैसे जज करते हैं कि जो अगला पहलवान है अब वो कहाँ, मतलब उसका मूव क्या होगा नेक्स्ट? जी बिल्कुल, जो रेसलिंग कुश्ती जो एक 5000 साल पुराना खेल है, तो इसमें जो है टेक्निक्स का इसे समंदर भी कहा जाता है। रेसलिंग के अंदर जो टेक्निक्स हैं, तो आप अगर कुश्ती खेल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि अगले एथलीट ने, रेसलर ने कौन सी मूव करनी है, कौन सी हाँ, टेक्निक आप करनी assume नहीं है। कर तो उसमें जो आपने बात की कि आई कांटेक्ट, वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अगर आपकी आई कांटेक्ट है तो आप जज कर सकते हैं कि इस वक्त ये क्या मूव करने वाला है। इसके लिए हमारी स्पेशल एक साथ ट्रेनिंग भी होती है रेसलिंग के अंदर, जिसे आई कांटेक्ट ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें हमारा जो दूसरा खिलाड़ी है उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी स्पीड वर्क भी होती हैं। तो ये है कि एक जो रेसलर है वो एक अच्छा पावर होने के साथ साथ उसके अंदर एक्टिव माइंड भी होना चाहिए, ताकि वो माइक्रो सेकंड के अंदर भी जज कर सके कि अगला एथलीट या रेसलर कौन सी टेक्निक लगाएगा। तो इसके लिए ये बहुत एक्टिव माइंड रखना पड़ता है, क्योंकि ये कुश्ती जो है ये तो टेक्निक्स का एक संबंध अच्छा, है। आपने कहा कि टेक्निक्स तो यूज़ करनी होती हैं, मतलब कुछ टिपिकल टेक्निक्स होती हैं वही आप कंटिन्यू करते हैं, कोई नया मूव आप कर सकते हैं ऐड फॉर द टाइम बीइंग? बाज़ अगला बंदा इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो आपने ना कभी टेक्निक देखी होती है ना वो मूव कभी देखा होता है, तो ये मूवमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं या कुछ टिपिकल मूवमेंट है जो कि वही चलती हैं कुश्ती में? रेसलिंग में जो तकरीबन कोई 15 से 20 ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हर रेसलर को उस आनी पे चाहिए। अबूर होना ठीक है। चाहिए। ठीक, तो उसमें 15 से 20 में से भी 5 या 6 उसकी फेवरेट मूव्स होती हैं जो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें Okay. डबल लेग है, काउंटर अटैक है, सिंगल लेग है। तो इस तरह जो टेक्निक्स हैं इस पे उसका जो फेवरेट है, ये 5-6 जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक। तो अगर ये 5-6 हमारे रेसलिंग में खासकर ये भी होता है कि जो एक टेक्निक है उसको रिपीट प्रैक्टिस करते जाते हैं यहाँ तक कि 2-2, 3-3 हज़ार दफ़ा जो है वो एक टेक्निक को करते हैं, ताकि उसके मसल्स जो हैं उसी तरह डेवलप हो जाएं, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक की हो जाए। तो एक टाइम ऐसा आता है एक पहलवान के ऊपर कि वो ये कहने शुरू हो जाता है कि अगर मैं आंखें बंद भी कर लूँ तो ये टेक्निक मैं कर लूँगा। तो वो कैसे आता है कि वो आप 3000 टाइम्स उसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो मतलब फिर आपकी बॉडी, आपका मसल उस चीज़ का यूज टू हो जाता है और आप मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाए एक मूव में कि उसको कोई मूव ही ना कर सके, मतलब उसको कोई मीट ही ना कर सके। पर नहीं, आप मुझे बताएं ये टेक्निक्स जो हैं आप किस तरह से यूज़ करती हैं, और ख़ासतौर पर टेबल टेनिस में कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि नई है, जो कि यूज़ की जा सकती है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं? टेबल टेनिस, जैसे कि आपको पता है कि सेकंड फास्टेस्ट गेम है दुनिया की। इसमें रिफ्लेक्सेस का बड़ा काम है। तो इसमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है, आपका रैकेट आए है बॉल के पीछे है या नहीं आया, आपकी बॉडी पीछे आई है कि नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो आपने टेबल पे खड़े होकर करना होता है। तो इसके पीछे हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारी रिफ्लेक्स ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारी लेग्स की मूवमेंट होती है, फ्रंट एंड बैक होती है, साइड रनिंग होती है, डिफरेंट मसल्स होते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स, और वो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, आपसे कह रही कि नैनो सेकंड का डिसीजन होता है जो कि आपने वहाँ खड़े खड़े लेना होता है कि आपने मूव कहाँ करना है और आप कहाँ से देख रहे हैं कि रैकेट कहाँ से आ रहा है। और ये मतलब ये एक ऐसी गेम है जैसे कि फिजिकल गेम तो है लेकिन माइंड एक्टिविटी, कॉग्निटिव प्रोसेस भी उसका उतना ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। जिस आप बताएं कौन कौन सी टेक्निक्स है जो मैं कहूँ कि सिर्फ चिश्ती साहब को आती हैं और किसी को नहीं आती? आप क्या समझते हैं सबसे एक्सपर्ट किस में? देखिए, सबसे एक्सपर्ट तो मैं टच करके भागने में। टच करके भागने में जो मैंने जीता था, याद है आपको? वो क्लिप याद है ना जब दिखाया था? बिल्कुल। अच्छा, उसी में एक्सपर्ट हूँ। तो बाकी देखें, जब इंसान ग्राउंड में होता है तो फिर 100 तरीके होते हैं इंसान के। ये मैं कोई भी नहीं कह सकता कि इस चीज़ पे मुझे अबूर है। ये एक ऐसा समंदर है जो मतलब कि जिसका दूसरा सीखने का किनारा बस में नहीं जारी है, रहता है। जिसमें हम सीख नहीं सकते, मुकम्मल इसको नहीं कर सकते मरते दम तक। अच्छा, कितना वक्त देते हैं अपनी प्रैक्टिस को? हाँ। खास तौर पर
कितने वक्त के लिए आप स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मैंने सिर्फ इस टाइम में प्रैक्टिस करनी है? मैं सुबह अभी पहला क्वेश्चन भी आपका यही था, तो मैंने वही बताया आपको कि 1.5 से 2 घंटे का ये प्रोसीजर सुबह का होता है, 1.5 से 2 घंटे का शाम का होता है तकरीबन। हर हाल में डेली? नहीं, जिन दिनों में हमारा कैंप या कोई इवेंट होता है Event होते उन हैं। दिनों में, अदरवाइज़ हमारे शाम का ही होता है बस। शाम का सेशन होता है, वो हमने ज़रूरी करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम अपनी बॉडी को अगर वहाँ पे ग्राउंड में नहीं लेके जाएंगे तो वो फिर अपनी मूवमेंट उस हिसाब से नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी उस जगह पे नहीं रहेगी जिस जगह पे हमें होना चाहिए। जी सब ये बताएं कि फैमिली में बहुत सारे लोग आइडलाइज तो करते होंगे, जी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भी हमने आपकी तरह काम करना है, हमें ट्रेन करें ये वो, तो इस हवाले से क्या प्लान है आपका? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे या घर से शुरू करेंगे पहले? देखिए मैम, हम जिस एरिया से मैं हूँ ना, मैं एक चिश्तिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पीरी फ़कीरी वाले ख़ानदान से हैं। तो मतलब मेरे ख़ानदान में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इस गेम में इन हो। मैं भी नहीं था। मेरे एक टीचर थे, वो क्रिश्चियन थे, तो वो बस जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो प्लेयर्स की कमी आ गई उनको ना, ग्राउंड में 10 प्लेयर और 11 करने थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि शफीक तू चल। एक्सीडेंटल? हाँ, एक्सीडेंटल। ओह माय गॉड, मतलब अंदाजा करें कि एक्सपर्टीज को मीट नहीं कर सकता इस वक्त। हाँ, लेकिन वो एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल था, तो उन्होंने मुझे उसमें डाला। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा जो बॉडी थी वो उसमें कह सकते हैं हम कि जिम्नास्टिक बॉडी थी, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे मूवमेंट किया और अपना खेला, तो बड़ा अच्छा खेल गया। और वहाँ से फिर हाई में आ गया स्कूल में, फिर वहाँ से कॉलेज में आ गया, फिर वहाँ से अपना स्टार्ट हो गया स्कूल का, मोहल्ले का, गांव का। और जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस एरिया में मतलब कि कबड्डी का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, क्योंकि वो सिटी एरिया है। और सिटी एरिया में आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो मम्मी डैडी होते हैं, उनको चोट लगना तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे बस एंड हो गया हमारा, वो इस गेम में ज़्यादा इन नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको कहता हूँ कि मैं जब उधर साहिवाल में जाता हूँ, बेसिकली ज़्यादा रहाइश मेरी इधर ही है, लाहौर नहीं है, तो जब मैं गांव जाता हूँ या मतलब जिस एरिया से हूँ मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो फैमिलीज़ काफ़ी सारी मिलने को आती हैं। और ऐसी हम कह सकते हैं बर्गर फैमिली के बच्चे जो इस चीज़ को वहाँ पे मतलब कि मेरा एक्शन लगाएंगे, वहाँ पे मेरे पास खड़े होकर आइडियालाइज करते हैं ना। हाँ, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि किसी ने बहुत इसरार किया हो हाँ, कि नहीं जिस सब आपने मुझे सिखाना है, मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। बहुत सारे, फैमिली में बहुत सारे एक नहीं है, जिनमें लड़कियाँ भी हैं, जिनमें लड़के भी हैं, बहुत सारे। तो क्या प्लान है? कोई एकेडमी बनाने का प्लान है? हाँ बिल्कुल, मेरी ऑलरेडी एकेडमी 2 चल भी रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। साहिवाल में चल रही है एक, तो एक ये कसूर में चल रही है, दोनों चल रही हैं। तो मैं अभी उनको अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनेशनल लेवल पे आएंगी। और मैं कहता हूँ कि मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि मैं एक नाकस सी राय है, सुनने वाले कभी कहीं ये ना कहें कि ये पता नहीं क्या है, मैं कहता हूँ कि जब तक इंसान शागिर्द रहता है तब तक ही सीखता है। जब इंसान उस्ताद बन जाता है तो वो फिर सीखता नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल, अगर इंसान ने अपनी पहचान रखनी है तो उसको शागिर्द रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब एक ये पॉइंट भी है, देखिए आपको आइडलाइज तो करते हैं फैमिली बहुत सारे लोग, लेकिन अभी ये रुझान आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को एज अ ट्रेंड सेटर देखते हो, जब आपने कबड्डी का वो मैच खेला और जीता, तो पूरे दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये एक ऐसी गेम है जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि रुझान में कोई फ़र्क पड़ा है? कोविड-19 की वजह से चले चीज़ें रुकी रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि गेम खेलनी चाहिए? हमें ना गवर्नर साहब ने बुलाया वहाँ पे ना, गवर्नर हाउस में, तो वहाँ पे एक तकरीब हुई एस्पायर कॉलेज वालों ने की, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि टॉप ट्रेंड जो 2 डेज चला रहा है वो कबड्डी चला रहा है गूगल पे। और आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। हमने तो सेलिब्रेट किया था। आपने सेलिब्रेट भी किया था। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो कबड्डी का प्लेयर है इस टाइम, देखिए पहले कहते थे ना कबड्डी को कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, मैं कहता हूँ कल कोई इवेंट करवा लें आप अच्छा सा, और आपको लोग इतने अच्छा बिल्कुल अच्छा मिले। आप ये देख लें, रिकॉर्ड टूटा है ये वाला, वर्ल्ड कप के फाइनल का रिकॉर्ड टूटा है। आवाम इतनी ज़्यादा अंदर थी, आपकी सोच होगी। मैंने 41 पास दिए थे VIP। अच्छा, 41 पासों में से एक बंदा भी अंदर नहीं आया। एक बंदा भी अंदर इसलिए नहीं आया कि वो टाइम से पहले फिल हो गया सारा ग्राउंड, ऊपर नीचे अंदर बाहर हर चीज़, और हमने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे ग्राउंड बंद कर दिया था। अच्छा, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कबड्डी खेलने की तरफ आ रहे हैं रुझान, लेकिन व्यूअर्स की, देखने वालों की तादाद भी उतनी ही बड़ी है। लोग पसंद करते हैं क्रिकेट के साथ साथ कि हम एज अ तमाशाई बैठ के खेल को देखें। बिल्कुल, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप अब बाहर चले जाएं,
कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह चले जाएं आप इस एरिया में तो पहचानते होंगे कि ये बंदा ये काम करता है, ठीक है। और हर एरिया में ऐसे ही है कि जहाँ पे आप चल जाएं कि पहचान है। अब एक कबड्डी, मैं कहता हूँ क्रिकेट के बाद, क्रिकेट देखें सारा दिन हम करते रहते हैं, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं उनके बाद ये करता हूँ कि सारा दिन आवाम बैठी रहती है अपना काम छोड़ के बेचारी, ठीक है। 12 घंटे उनको जलील होना पड़ता है कि ये कर लें वो कर लें मिनट बाद, ठीक है। लेकिन वो उस लिहाज से मकबूल नहीं है। लेकिन कबड्डी एक 40 से 45 मिनट का गेम है जिसमें आपकी हार जीत का पता चल और जाता आप है। भरपूर तरीके से हाँ। उसे 1 घंटे को 1.5 घंटे को एंजॉय करते हैं Celebrate बहुत कर ज्यादा। सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, एक बड़ी टेक्निकल पॉइंट ये देखिए, मैं बोलती हूँ लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। हाँ। अब देखिए क्रिकेट जो है उसकी कमेंट्री का तो शुरू से लोगों को मजा आता है, हाँ। लेकिन जो कबड्डी है उसकी कमेंट्री लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और बड़े इंजॉय करते हैं, खासतौर पर जब उसमें पंजाबी ऐड होती है। हाँ, बिल्कुल आपकी ऐसा। मादरी जुबान है, आपको सुनने का मजा आता है। हाँ बिल्कुल। आप ये उस दिन मेरे पास बैठे थे ये लोग सारे अपना क्रिकेट वाले, तो वहाब रियाज यही कह रहा था कि हमने भी कहना है कि हमारी जो कमेंट्री है वो आप क्रिकेट में करवाएं। अरे, कितना मजा आता है, सुनने में पंजाबी कितना में मजा आता है। पंजाबी में करवाएं। पंजाबी में हाँ, करवाएं। तो हमने उसको कहा कि ठीक है क्यों नहीं यार, हम आपको देंगे अपना अच्छा देखिए, कमेंटेटर। मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटीज तो नहीं पता, लेकिन जब कोई मूव हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट इवेंट की बात की जाए, हाँ। तो थोड़ी सी कमेंट्री करके बताएं जरा किस तरह से कह रहे होते हैं अब ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब मैं तो वो बोल भी नहीं सकती, मैं कोशिश भी करूँ तो मैं हाँ। गलत बोलूंगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की एक रूटीन है जब मैचेस वगैरह बाहर खेलने जाते हैं, जैसे कहते हैं कि ये आ गया है अपना अकमल शहजाद डोगर फ्लाइंग हॉर्स इसको कहते हैं, तो ये कबड्डी का नहीं, एक नहीं, देखिए पंजाबी में करके दिखानी है आपने। देखिए जो कमेंट्री होती है आपने वही करके दिखानी है ताकि अब उस लिहाज से तो मेरे से शायद ना बोला जाए, क्योंकि एक मैं माहौल बड़ा असरअंदाज होता है किसी भी चलिए, चीज़ अगर वापस कोई क्लिप है, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ क्लिप तो मेरे पास अभी इमीडिएटली नहीं निकलेगा, लेकिन हम माहौल बना लेते हैं। आप जरा एक आधी लाइन में बताएं, जरा ये मैदान में आया, अब ये करेगा, ये मूव होगा, एक जरा डेमो दे दो थोड़ा सा। साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैं कबड्डी पाना ना ते इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਹਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ Touch करके भज गया। वापस अपने क्या बात है, that's like मतलब इस तरह। मतलब कितना मुझे लगता है कि कबड्डी खेलने का तो चलिए जितना आपको मजा आता है, देखने वाले उसको जितना एंजॉय कर रहे होते हैं। इस दफा मैच में जो लोगों की तादाद, एक्साइटमेंट लेवल और जो मैंने देखा कि जिस तरह से लोगों ने बूस्टअप आपको भी किया है, वो खुद भी हुए हैं। मैंने इससे पहले ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा मैंने। हमने भी मैंने कबड्डी की हिस्ट्री में तकरीबन 2010 में शो हुआ, 2010 से लेके आज तक ठीक है एक कबड्डी को एक लेवल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के वर्ल्ड कप में तो जो लेवल मिला है उसमें सबसे ज़्यादा रोल मैं कहता हूँ कि जो मीडिया का है, कि जो हर हाल में वहाँ पे रही है, जिसने हर एक मूवमेंट शो की है। अच्छा ये पॉइंट भी है, yes, हाँ, जिसने हर एक पॉइंट शो की है। फिर आपके मैंने तो अक्सर देखा ही आपके लाहौर रंग का जो ये नहीं कि मैं आपके शो में बैठा हूँ, मैं सारे शो में ही जाता हूँ, तो मैं आपके शो में ये कहता हूँ कि एक आपका कैमरामैन और आपका एक जो था रिपोर्टर वो ग्राउंड में ही रहता था। मैंने अरसलान जावेद को और एक दो बंदों को 24 घंटे उस ग्राउंड के हाँ, मैंने जब भी देखा है वो बेचारे ग्राउंड में ही रहे, और ऊपर से क्योंकि चले वो एक तो टीवी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, तो वो सोशल मीडिया के लिए बहुत ज्यादा करते रहे। देखिए लोगों का इंटरेस्ट हमने पैदा करना होता है, एक चीज को किस तरह से हम स्क्रीन पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप करा रहे हैं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस तरह से लोगों ने इस दफा एंजॉय किया है, उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी इस तरह से कबड्डी को पाकिस्तान में बूस्ट मिलेगा और इंटरनेशनली हमें कोई मीट नहीं कर सकेगा। हम तमाशाइयों की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में पहलवानी देखने का शौक है लोगों को कि भाई इसका भी कितना मजा है, इसका अपना एक हमारा एक रिवायत में शामिल है ये चीज़। जी बिल्कुल। जो हमारी जो मट्टी की कुश्ती है, देसी कुश्ती, मैं दोनों स्टाइल खेलता हूँ, ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग और मड रेसलिंग। मड रेसलिंग जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का रवायती खेल है और इसमें इसे बहुत फ़रोग दिया जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मैं ये चूँकि कुश्ती जो है एक जंगजू खेल है, तो इसे जंगजू कोई भी मतलब होता था जिसने जंग सीखनी होती थी, वो पहले उसे कुश्ती सिखाते थे। जैसे अब हमारा मोगली एक होती है, लकड़ी की होती है, उसे फेरना, उसमें कलाइयों की पावर के लिए होता है। तो हम तो कुश्ती में भी कलाइयों के लिए हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो तलवार चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता था। इस तरह जो आप जितने भी आप मतलब पुरानी मूवीज़ वगैरह देख लें, तो उसमें जो जंगजू थे उनके लिए बहुत ज़ोरों शोर से लोग उन्हें लाइक करते हैं।
ज़्यादातर मूव्स जो है वो सेम है, सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है जी आपके में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। तो जो हमारा इंडिया का पंजाब हो गया, बल्कि महाराष्ट्र हो गया, उधर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन पंजाब में लाहौर हो गया, जनूबी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है मड रेसलिंग के। तो वहाँ पर मैंने बहावलपुर स्टेडियम के अंदर देखा कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरी कुश्ती थी हामिद खान मुल्तान का था, मेरा सेमीफाइनल था उसके साथ। तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि आप ना, फेडरेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि आप ना, जब मैं कॉल करूँगा तब आपने स्टेडियम के अंदर आना है। ओके। तो इतना रश था कि मैं क्या बताऊँ, स्टेडियम अंदर से फुल हो गया। और मतलब स्टेडियम के कुछ बार वगैरह लगी हुई थी, दरख्तों पे लोग चढ़ गए, मतलब देखिए इतना फैंस है ना क्रेज आपके था। सारे आपसे मोहब्बत करने वाले। अच्छा, फैंस की हम बात करें तो मुझे बताएं कि बहुत सारे, देखिए जो लोग आपको देखते हैं, चाहते हैं, सराहते हैं, वो आपको फॉलो भी करते हैं। जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अब कौन सी गेम आने वाली है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको देखकर आइडलाइज करते हैं और कहते हैं हमने भी ये गेम खेलनी है। तो उन्हें घर में तो चलिए आपके 5 भाई हैं माशाल्लाह, आप सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। बाहर वाले जो लोग हैं या रिश्तेदार जो हैं, उनको ट्रेनिंग देने के हवाले से क्या प्लान है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक क्लब रन कर रहे हैं मोगलपुरा के अंदर। वहाँ पर 10 साल से लेकर 60-70 साल तक लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें हम फीस बिल्ला ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जिसमें 60-70 साल के लोग आते हैं? जी आते हैं। तकरीबन 45 से 50 साल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, अपनी बाजू नहीं ऊपर कर सकते, इस तरह का मतलब ठीक लेकिन से चल नहीं पैशन चेक सकते। करें। लेकिन जब वो आते हैं फिर हमारा एक तरीकाकार है, मेरे भाई हैं हाफिज इसरार हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं। और वो जब वो ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं भी देते हैं। तो हम थोड़ा साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ताकि हमने जो सीखा है, और हमारे उस्ताद का भी यही कहना था कि जो भी काम करना है फीस भी लिल्लाह करना है, ताकि लोगों के अंदर, खासकर हम बच्चों के लिए, जैसा कि बढ़ के आदि जो लोग ज़्यादातर टीनेज के आपको बच्चे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अप्रिसिएशन फ्रॉम लाहौर। गवर्नमेंट को फंड तो देने चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन प्लेयर्स जो स्टैब्लिश नहीं है, उनके लिए आप जैसे ऐसे लोग अगर काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको इस्तकामत के साथ ये काम करने की तौफीक दे। पर नहीं, अगर आपकी बात की जाए अंडर 18 तो आप खेल चुकी हैं, अब फ्यूचर क्या प्लान्स है, कहाँ कहाँ मीट करने का प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ खेलने का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल अपने आप को तैयार किया हुआ इस हवाले से? मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन तो हूँ अभी, बट मेरा टारगेट है कि मैं साउथ एशियन गेम्स चैम्पियन बनूँ, जिस जो पाकिस्तान में है अगली दफ़ा 2021 के एंड में। तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मैं उसके लिए हर रोज़ फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करती हूँ, हॉल्स भी जाती हूँ, और जो मेरे से पॉसिबल ट्रेनिंग है वो मैं सारी कर रही हूँ। क्योंकि जो बाकी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, जैसे इंडिया कर लें, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, जो साउथ एशियन गेम्स में आते हैं, और इनकी जो गेम है वो हमसे अभी तक जो समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं हमसे, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारा साल मुल्क से बाहर ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं बाहर मुल्क से उनको ट्रेन करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इंटरनेशनल कोचेज़ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। बाकी जो हम प्राइवेटली खुद कर सकते हैं तो वो हम उतना कर रहे हैं, मगर मतलब इट्स ऑल अबाउट योर विल ना, कि आप कितना एक्सपर्ट होना चाहते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो, कितना आप अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो इस गेम में। अच्छा, अगर सिबलिंग की बात की जाए, जब आप एक काम बहुत अच्छे से करते हो ना, तो आपको लोग बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, ख़ासतौर पर अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। तो आपको क्या लगता है जब आप कहते हैं कि पर्निया मुझे भी आपके जैसा बनना है, पर्निया मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाएं, तो ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को? हाँ जी, मेरे स्कूल में मेरे जूनियर्स थे काफ़ी, जिनको काफ़ी शौक़ था खेलने का, तो वो ब्रेक टाइम में अपना रैकेट साथ लेकर आ जाते थे, फिर बॉल भी साथ, और साथ एक दूसरे को राज़ी करके खेलना। तो मेरी पॉसिबल जितनी कोशिश ही होती थी कि मैं उधर जाऊँ तो मैं उनके साथ खेलूँ। मुझे खुद भी मज़ा आता था उनके साथ खेलने में, बातें शातें भी हो जाती थी साथ साथ, और साथ साथ खेल भी लेती थी, तो बस टाइम स्पेंड अच्छा हो जाता था। और जब आप एज अ प्लेयर, एज ए एक्सपर्ट किसी के साथ खेलते हैं, उसको सिखाते भी, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा सीखता है। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की भी, बड़ों की भी, सबकी भी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको ये चीज़ बहुत पहले से, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा प्लेयर बने, तो बचपन से आपको ये चीज़ सिखानी पड़ती है। जिस सब क्या पैगाम देंगे तमाम देखने वालों को जो खेल खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, टेबल टेनिस हो,
खेलों का कितना अहम किरदार है ज़िंदगी में? देखें, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए 70+ हमारी रियलिटी है जो हम गेम से रिलेटेड है, उससे ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी ठीक रहती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपका चलना फिरना सारा कुछ, जब सेहत होगा तो सब कुछ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जो भी हैं, देखें, जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं, वो चाहे, मैं नहीं ये लाजमी कहता कि कबड्डी में ही आए, देखेंगे मेरे भाई बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर मुझे फील है, वो हमारी बहन बैठी है, कोई भी गेम है पाकिस्तान में, आप उसको सपोर्ट करें जो आपकी पसंद की है, ताकि देखें हर चीज़ हम अगर गवर्नमेंट पे डाल देंगे ना तो वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, अब ये चीज़ें हमको भी चाहिए खुद को कि कुछ ना कुछ कर। अब मैं देखो, मैं प्लेयर दे सकता हूँ, अगर मैं प्लेयर दे सकूँ तो मैंने अपना हक डाल दिया उसमें, अपनी गेम में कंट्रीब्यूशन कर दी है। अगर एक बंदा पैसे डाल सकता है तो वो पैसे फाइनेंशियली तौर पे डाले, अगर एक बंदा ग्राउंड दे सकता है वो ग्राउंड दे, एक बंदा सवारी दे सकता है वो सवारी दे। देखें, जब तक हम ये चीज़ें अपने अंदर नहीं ना लेके आएंगे तब तक हमारे मुल्क की गेमें और हमारे मुल्क के प्लेयर्स यूं ही बैठ के चैनलों पर और यूं ही लोगों के सामने तबसरे करते रहेंगे, बेचारे पूछते रहेंगे कि ये कर दें जी, वो कर दें जी, गवर्नमेंट ये कर दे जी, गवर्नमेंट वो कर दे। देखें यार, ठीक है, हम लोग खानों पे भी लगा लेते हैं, कई बार हम पार्टियों पे भी लगा लेते हैं लाखों रुपए, लेकिन अगर वही लाख में से आधा हिस्सा भी अगर आप किसी प्लेयर पे लगाते हैं तो वो आपका ताहियात नाम है। मतलब ये ब्लेम गेम से अब हाँ, निकल आना चाहिए, आपको निकल आना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। आप खेल खेलें, चाहे वो कोई भी खेले, अपने लिए खेलें या पाकिस्तान के लिए खेलें, लेकिन जो चीज़ आपने बात की उससे कंक्लूड करूंगी अपने प्रोग्राम को कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप एज अ प्लेयर कर रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर कर रहे हैं, ये ब्लेम गेम से निकल आए कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आपकी विल क्या है, आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने आप को इतना एक्सपर्ट करें गेम में कि आप इंटरनेशनली भी खेलेंगे तो टैलेंट को कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं रोक सका। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा, मास्क लगाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।